आपने जो कथा सुनी ढोला मारू का दुआ, आपको बताई गई थी कि मारवाणी स्वप्न में शाला कुमार अर्थात जो ढोला है उसका दर्शन करती है और वीर व्यथा में व्याकुल रहती है। सखियों के द्वारा जब रानी को ये पता चलता है कि उसका दर्द क्या है, ये क्यों कुमला रही है, उनकी सखियां बता देती है और सखियों के बताने के बाद रानी जो है वो राजा को कहती है कि आपको मारवाणी की कोई चिंता नहीं है, मारू की कोई चिंता नहीं है क्या? मारू को अपने ससुराल भेजना चाहिए, इनकी शादी हो चुकी है। राजा कहता है कि मैंने बहुत से प्रयत्न किए, बहुत से संदेशवाहक भेजे, लेकिन वो वापस आए ही नहीं। उसका कारण क्या है? उसी समय एक घोड़ों का सौदागर जो व्यापारी होता है वो पोगल आता है और मारू को देखता है। जब मारू को देखता है तो वो वहाँ के जो ख्वासची होते हैं उसको अपने विश्वास में लेकर के उनसे पूछता है कि ये जो महिला नारी बालिका गई है ये कौन है? क्या यहाँ की रानी है या पुत्री है? कौन है? इतनी सुंदर कौन है? उसके सौंदर्य को देख करके उसके मन में एक जिज्ञासा होती है। व्यापारी होता है तो देखो यहाँ बात कही है कि विश्वास में लेकर करके पूछता है, क्योंकि महलों की बात है। अगर मान लो कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, राजा उसकी नस कटवा दे, तो वो विश्वास में लेकर करके पूछता है कि ये कौन है। तब जो वहाँ का ख्वास जी होते हैं वो बताते हैं कि ये मारवाणी है, राजा की पुत्री है। इसकी शादी जो है पुष्कर देश में हुई थी जब ये 1.5 साल की थी। देखो यहाँ कथा में जो रूपांतर कथाओं को आपको जिक्र किया था ना कि इसके कई रूपांतर हैं, एक रूपांतर तो यही है। पहले आपको बताया था कि अकाल पड़ा था और राजा जो है नरवण देश गए थे, नल राजा के यहाँ, वहाँ दोनों की शादी हुई। और यहाँ ये कथा आती है इसी ढोला मारू में कि एक बार तीर्थ करने के लिए राजा पूगल से पुष्कर गए थे और वहाँ नल राजा जो थे नरवर देश के, वो भी तीर्थ के लिए पुष्कर आए थे और वहीं दोनों की मुलाकात हुई थी और वहीं इनकी शादी हुई थी। मतलब रूपांतर, यही तो लोक कथाओं की विशेषता है। लोक कथाओं में क्या है, कथाएं कहीं से कहीं पहले ये कह दिया और दूसरे में ये कह दिया। लोक कथा में ये कथाएं इसी तारतम्य को जोड़ने के लिए जैसलमेर के राजा ने कुशल लाभ को ये कहा कि आप इस कथा को अच्छी तरह से जुड़े, कहीं कहीं रह जाती है। तो यहाँ वो कहते हैं, उसको बताते हैं कि इसकी शादी कहाँ हुई? पुष्कर में। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, छोटा प्रश्न पूछे कि ढोला और मारू की शादी कहाँ हुई थी, तो आप दोनों बातें लिखेंगे। एक तो लिखेंगे कि एक कथा में, शुरू में कथा में तो आया है ये किस कहाँ हुई, नरवर देश, और दूसरे बीच जो सौदागर को बताते हैं वो कहते हैं कि पुष्कर में इनकी शादी हुई थी। और दोनों तीर्थ यात्रा में गए थे, वो अपने देश चले गए, ये इधर आ गए उगल। तो दोनों की शादी का था, क्योंकि 1.5 साल जो उम्र है वो 3 और 1.5 साल की है। ढोला मारू की जो उम्र है वो 3 और 1.5 साल की ही वर्णन किया गया है। तो यहाँ ये बताया गया है कि वहाँ शादी हुई और वो जाकर के जो राजा होता है, पोगल का राजा होता है, पिंगल राजा होता है, उसको सौदागर कहता है कि महाराज मैं नरवर देश से आया हूँ, वहाँ का जो राजा अब है वो शाला कुमार है, ढोला राजा है। उसकी जो पत्नी है उसने दूसरी शादी कर ली, मालवणी से शादी कर ली उसने। और आपके जो संदेश हुआ, मैं राजमहल में था तो मुझे ये पता चला, क्योंकि सौदागर था घोड़ों बेचने का, तो राजमहल में आते जाते थे, तो कहा मुझे ये पता चला है
कि यहाँ से जितने संदेश जाते हैं वो उसकी पत्नी मालवणी मरवा देती है। आपका संदेश पहुंचा ही नहीं, ढोला को पता ही नहीं है कि मेरी शादी हुई या नहीं हुई, क्योंकि 3 साल का था। 3 साल के व्यक्ति बालक को क्या पता होता है कि उसकी शादी, जब तक घर वाले नहीं बताते हैं तो उसको पता नहीं रहता है कि मेरी शादी हुई या नहीं हुई। गुड्डी गुड्डियों का खेल हो गया। अब इधर जब वो कहता है तो राजा चिंता में पड़ जाता है। उस समय रानी आकर के कहती है, राजा कहता है कि ब्राह्मणों को भेजें। तो रानी आकर के कहती है कि नहीं, ब्राह्मणों को भेजोगे तो फिर शक हो जाएगा, ब्राह्मण असत्य नहीं कहेंगे, जैसे ही पकड़ेंगे पूछेंगे तो क्या होगा, वो तो कह देंगे कि हम तो ये संदेश, तो हो सकता है उनको भी मरवा दे। रानी का क्या भरोसा, कैद करवा दे मरवा दे, इसलिए ब्राह्मणों को नहीं, ऐसे लोगों को भेजें, ऐसे व्यक्तियों को भेजें जिस पर कोई शक ना हो। देखो राज, अब यहाँ भी गुप्तचर की बात आ गई। जो गुप्तचर होते हैं, जो गोपनीय रिपोर्ट देते हैं, वो कौन होते हैं? यहाँ ये बात है, देखो बहुत अच्छी बात कही। वो कहती है कि अपने जो है डाडी जो है उनको भेजे। रानी सलाह देती है, कुछ जगह आया कि मालवणी कहती है, कुछ जगह अलग अलग कथाओं में। तो वो रानी कहती है कि इस कार्य के लिए किसको भेजे, कि डाडियों को भेजे, डाडी को भेजे, और वही जा करके राजा को, ढोला को संदेश देंगे और संदेश के द्वारा उसको बताएंगे कि क्या बात है, क्या स्थिति है, और उस पर कोई संदेह भी नहीं करेंगे कि ये क्यों जा रहे हैं। अब बात तय हो गई कि उसको ही भेजे जाएंगे, डाडी को। और डाडियों को भेजने के लिए जब डाडी बाहर निकलते हैं तो मारवणी उसको बुलाती है। किसको? डाडी को, कि आप जा रहे हो तो आपको बहुत सी बातें, वो कहती है, मालवणी बुला करके कहती है कि किस प्रकार से तुम्हें ढोला को ये संदेश देना है, कि मैं कैसे व्याकुल हूँ, मेरे जो है उसका वर्णन करना है आपको। तो वो कहते हैं कि सारी बातें कहती है वो, और उसका एक उदाहरण मैं आपको, एक पद, एक दुआ है, वो बहुत ही अच्छा वर्णन किया। बहुत सी बातें कहती है कि आपको ये कहना है, ये कहना है, मन में जो है सारी बातें कहती है। और वो कहती है, हे डाडी, डाडी लख संदेश दो, तू ढोले ही पहुँचा है। डाडी एक संदेश दो, लख ढोले ही पहुँचा है। हे डाडी, मेरा एक संदेश ढोले तक पहुँचाना है। अब वो कहती है, देखो कि अखत कहानी प्रेम की, किणसू कही न जाए, और गूंगा का सुपना भया, सुमर सुमर पछताए। कि हे डाडी, ये प्रेम की अकथनीय कहानी किसी से नहीं कही जाती। वह गूंगे के स्वप्न की भांति हो गई है, जिसे वो याद करके पछताता है, क्योंकि किसी से कह नहीं सकता। तो इस प्रकार से मेरा संदेशा कहना है। आगे देखो, बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, बहुत अच्छी बात कही है। और कि प्रीतम तोरे कारण ताता भात न खाई। दूसरी लाइन, हिवड़ा भीतर पिए बसई, और दाझणती दर पाही। हे प्रियतम, हे ढोला, हे शालक कुमार, मैं तुम्हारे कारण से, अब देखो कितना ताता भात न खाई। भात किसको कहते हैं? चावल। कि मैं ताता गरम चावल नहीं खाती हूँ। अब नहीं खाती हूँ, उसका कारण क्या दिया? दूसरी लाइन में कहता है, हिवड़ा भीतर पिए बसई, दाझणती दर पाही। हे ढोले, मैं तुम्हारे कारण गर्म भात भी नहीं खा रही हूँ। भात उस समय बहुत बड़ी बात थी,
चावल बहुत बड़ी बात थी, आज तो इसका कोई महत्व नहीं है कि मैं तुम्हारे कारण चावल नहीं खाती हूँ, भात नहीं खाती हूँ। उसका कारण क्या है? हेवड़ा भीतर प्रिय बसई, तुम मेरे हृदय में निवास करते हो। हे ढोले, मैं तुम्हारे कारण ताते जो चावल है वो नहीं खाती हूँ, क्योंकि तुम मेरे हृदय में निवास करते हो। और तुम्हारा निवास होने के कारण क्या है, मैं ताता भात खाऊंगी तो क्या होगा? उसको जला देने के भय से डरती हूँ कि अगर मैं गर्म चावल खाऊंगी और दाजनती डर पाई, ये मुझे भय है कि तुम जल न जाओ, क्योंकि तुम मेरे हृदय में निवास करते हो, इसलिए मैं गर्म भात भी नहीं खाती हूँ। बहुत सी बातें कहती है वो, बहुत सी। और वो कहते हैं आडा डूंगर बन घना, आडा घना पलास, सो साजन क्यों विसरही बहुगुण तनाव निवास, कि हमारे बीच में बहुत से पर्वत और वन है तथा बहुत से राक्षस, अर्थात राक्षस यहाँ का है। आडा डूंगर बन घना, आडा घना पला, सो साजन किन बिसरही बहु गुण तया निवास, कि हमारे बीच में बहुत से राक्षस दुर्जन भी है, तो भी मैं साजन किस प्रकार से भूलूं? तुम्हें भूला जा सकती हूँ, मैं भूल नहीं सकती। जो अनेक गुणों के घर है, आप तो अनेक गुणों के घर है कि बहुत से है, तो है इस प्रकार से बहुत सी बातें वो कहती है। और ढाडियों को फिर कहती है कि अब आप नरवर देश जाए। ढाडियों को बहुत प्रकार से समझाती है, बहुत प्रकार सी बातें कहती है, और बातें कहने के बाद वो ढाडियों को विदा करती है। जाते जाते भी रोकते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे सौंदर्य का वर्णन करना है, ढोला को मेरी याद दिलानी है, और जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके ढोले को लाना है। और बहुत सी बातें देखो वो और क्या कहती है। मारवाड़ी अंत में संदेश में कहती है, बदलती है फिर कहती है, कहकर फिर बदल देती है। इस प्रकार वो प्रियतमा विलाप करती हुई ढाडी के हाथ संदेश देती है, मतलब बदलती है फिर करती है। कि उसका उदाहरण देखो, बहुत अच्छा किया है कि भरई पलटई भी भरई भी भरी भी पलटही, ढाडी हाथ संदेशड़ा घण विलंती देही, दुआ संदेशा मिलई गीदा दीदा, तिना सिखाई प्रीतम आगली बिनती करिया इन विधि जाए। इस प्रकार से उसने संदेश में, जिस संदेश के मिस उन ढाडियों के दोवे सिखा दिए, और कहा कि प्रीतम के आगे इस प्रकार से विनती करनी है। मतलब दुआ और दोवे भी सिखा दिए, कविता का भी ज्ञान करा दिया, साहित्य का भी ज्ञान करा दिया, और विरह की भी बता दी, और कहा इस प्रकार से तुम्हें ये सारी बातें कहनी है। अब आगे जो बात होती है वो अगले वीडियो में हम फिर इसको आगे बताएंगे।